हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, अभी आरपीएससी ने जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम लिया है ड्राइंग पेंटिंग का 2 अक्टूबर 2021 में, उसका ये फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन है। तो मैंने जहाँ तक हो सका है अपने हिसाब से सही करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है जिसे आरपीएससी भी कभी कभी डिलीट कर देती है। तो आप देखिएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। तो आइए देखते हैं आरपीएससी का 2 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ ड्राइंग पेंटिंग का एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पेपर में सेट तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें अलग अलग नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। आप देखिएगा, मैच करिएगा। पहला क्वेश्चन है, भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा इसका आंसर, यथार्थवादी शैली थी। और राजस्थान के सारे समकालीन कलाकारों पर लगभग मैंने वीडियो बना दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो समकालीन कलाकारों पर हैं वो उसी में से हैं, ये मैंने करवा दिए हैं अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो। दूसरा प्रश्न है, चित्रकार परमानंद चोयल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1924 कोटा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1924 कोटा में इनका जन्म हुआ था चित्रकार परमानंद चोयल जी का। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर एक लघु चलचित्र का निर्माण किस वर्ष किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है 1995 में, 1995 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नंबर 4 है, देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की उन्होंने 1953 में, 1953 में। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। देवकी नंदन शर्मा जी ने वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला 1953 से शुरू की है। नंबर 5 है, चित्रकार सुरेश शर्मा का राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ? ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको अभी रिसेंटली करवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोटा में इनका जन्म हुआ था। कलाकार सुरेश शर्मा जी का जन्म हुआ था कोटा में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्तामिरा गुफाओं का प्रवेश द्वार सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर 2 जगह अलग अलग मिल रहा है, तो आप इसको देखिएगा। यहाँ पर एक मानव शास्त्री भी है कहीं पर, और कहीं पर ऐसा है कि एक सिपाही। तो गूगल जो बता रहा है वो मानव शास्त्री बता रहा है। आंसर इसका ऑप्शन 4। तो इसमें आप थोड़ा सा डाउट है, इसको आप देखिएगा कि आरपीएससी इसका आंसर क्या मानता है। अगला है नंबर 7, भूर सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष परलोक सिधारे? मतलब भूर सिंह शेखावत जी की मृत्यु कब हुई? ये सब मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है। तो 7 नंबर जो है इसका आंसर है 1966। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। 1966 में भूर सिंह शेखावत जी की मृत्यु हो गई थी 52 वर्ष की आयु में। नंबर 8 है, चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी मैंने अभी बताया है आपको कि चित्रकार राम जायसवाल जी जो हैं उनका जन्म हुआ था मथुरा में। और मैंने डिटेल में बताया था मथुरा के सादाबाद में। सादाबाद एक जगह है मथुरा जिसका जिला पड़ता है, तो वहाँ पर राम जायसवाल जी का जन्म हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान किस वर्ष दिया गया? ये इसमें आरपीएससी ने गलत ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि जो बुक में दिया है वो 97 दिया हुआ है। इसका आंसर बुक में 97 है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में भी। और इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है 97, तो ये आई थिंक डिलीट होगा, या आरपीएससी इसका क्या करता है देखते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 9 नंबर का 97। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1,
फारोह। प्राचीन मिस्र के शासकों को फारोह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्तामिरा की छत के चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक ने देखा? यहाँ बालक लिखा है जबकि ये बालिका ने देखा था और नाम था मारिया सांतोला। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मारिया सांतोला ने सबसे पहले यहाँ के चित्रों को देखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांटो कैंटाबियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्को की गुफा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा लास्को की गुफा जो है फ्रांटो कैंटाबियन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गुफा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अंत्येष्टि कला के रूप में किसको जाना जाता है? तो अंत्येष्टि की कला जो कहा जाता है वो मिस्र की कला को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 13 का, कि मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भित्ति पर छोटे छोटे कांच या पत्थर के टुकड़े से आकृति चित्रण करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है मणिकुट्टम। नंबर 3 है इसका आंसर, मणिकुट्टम चित्र कहलाते हैं, यानी कि मोजाइक। अगला प्रश्न है नंबर 15, उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले वर्ड जो गोथिक है किसने उसे यूज किया था? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, वसारी। सबसे पहले वसारी ने इसको यूज किया था गोथिक वर्ड को। नंबर 16 है, डिस्कस थ्रोअर या डिस्को बोलस, ये इस मूर्ति शिल्प का निर्माणकर्ता कौन है? मतलब इस मूर्तिकार कौन है इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, मायरन ने बनाया है इसको और ये बनी है ब्रॉन्ज में। उसके बाद इसकी कई प्रतिकृतियां बनाई गई अलग अलग माध्यम में, मार्बल में भी, ब्रॉन्ज में भी, लेकिन जो ओरिजिनल बनी है वो ब्रॉन्ज में बनी है और इसे बनाया है मायरन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नंबर 17 है, पहली बार ईसाई चित्र कहाँ की भूगर्भ समाधियों की दीवारों पर देखा गया? तो समाधि चित्र भूगर्भ दीवारों पर देखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, रोम में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है? तो प्रारंभिक ईसाई कला में जो भित्तियां निर्मित की गई वो मेरे ख्याल से इसका आंसर गिरजाघर होना चाहिए। चर्च में ही बनाई गई थी भित्तियां सबसे पहले, और फिर बाकी आप इसको चेक करिएगा क्योंकि आंसर इसका गिरजाघर ही होना चाहिए, यानी कि चर्च में सबसे पहले भित्तियों पर चित्रण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है? मतलब सीधी सी बात है कि सिस्टाइन चैपल कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोम में है ये। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, चित्रसूत्र किस पुराण का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है चित्रसूत्र। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 21 है, गोथिक कला मूलतः कौन सी कला थी? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ। तो गोथिक कला जो है वो आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 22 है, किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती थी? ये थोड़ा सा डाउट वाला है कि कम दीवारें पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से इसका गोथिक आर्ट होना चाहिए। आंसर होना चाहिए इसका गोथिक आर्ट। ऑप्शन इसका होना चाहिए नंबर 4। बाकी देखते हैं आप लोग के हिसाब से क्या है, आप कमेंट करिएगा। नंबर 23 है, निम्नांकित में से किसे रंगीन कांच की विशेष कला यानी कि स्टेन ग्लास विंडो, शीशा चित्र संयोजन के रूप में जाना जाता है? स्टेन ग्लास विंडो किस टेक्निक में यूज हुआ है? 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गोथिक कला। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गोथिक कला में स्टेन ग्लास विंडो जो शैली थी वो आई थी उभर कर।
प्रश्न 24 है, आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। यह है आचार्य वामन का ग्रंथ। नंबर 25 है, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन से अस्तित्व में आया। तो सीधा सा आंसर है भारत का है ये कॉन्सेप्ट। अगला है नंबर 26, चित्र लक्षण किसके द्वारा लिखित है। तो चित्र लक्षण जो लिखा गया है उसे लिखा है नग्नजीत ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 26 का। चित्र लक्षण का संबंध नग्नजीत से है। नंबर 27 है, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा। तो इसका आंसर है नग्न आत्माओं को हराने के कारण। ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने नग्न आत्माओं को हराया था। 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। देखिए बौद्ध साहित्य पूछा गया है, कामसूत्र होना चाहिए इसका आंसर अगर बौद्ध साहित्य नहीं होता, लेकिन कामसूत्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये बौद्ध ग्रंथ है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ललित विस्तार होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर ललित विस्तार होगा, क्योंकि कामसूत्र में कहीं भी नहीं लिखा कि ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा है। तो ये कला की जो परिभाषा दी है वह हीगल ने दी है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हीगल ने कहा है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से अभिघटन कला कौन सी है। तो अभिघटन वर्ड में कंफ्यूजन है, तो प्लास्टिक आर्ट लिखा हुआ है, तो ये है मूर्ति कला, क्योंकि मूर्ति कला जो है इसे प्लास्टिक आर्ट में माना जाता है, क्योंकि जिन माध्यमों से ये बनती है उसके बाद जब कृति का निर्माण होता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 31 है, म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है। तो म्यूरल चित्रण किया जाता है दीवार पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 32 नंबर है, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था। तो कला शब्द सबसे पहले यूज हुआ था ऋग्वेद में। आंसर है इसका नंबर 4, ऋग्वेद में कला शब्द पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। अगला है 33, कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उपयोगी और ललित कलाएं। इस तरह से गया, या अनुपयोगी उपयोगी, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग विभाजन किया है। तो मुख्य जो माना जाता है वो 2 भागों में है। इसका आंसर है ऑप्शन 1। नंबर 34 है, ललित कला कितने प्रकार की होती हैं। तो सर्वमान्य जो है इसमें 5 प्रकार की हैं। 34 का आंसर हो जाएगा नंबर 3, 5 प्रकार की ललित कलाएं मानी जाती हैं। आपको पता होगा मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला। तो ये 5 प्रकार की ललित कलाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रेस्को बूनो। सेको सूखे पर होता है और बूनो गीले पर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रेस्को बूनो। नंबर 36 है, निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है। तो भित्ति चित्रण की तकनीक है आंसर नंबर 4, फ्रेस्को सेको व फ्रेस्को बूनो। ये दोनों तकनीक जो हैं वो भित्ति चित्रण की हैं। तो 36 है जो क्वेश्चन, उसका आंसर है नंबर 4। नंबर 37 है, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है। तो चित्र सूत्र का संबंध है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नंबर 38 है, चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, 9 अध्याय हैं चित्र सूत्र में। 39 है, एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं। मतलब एक जब हम कला में कोई यांत्रिक कौशल या यंत्र यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं टेक्निक, यानी कि तकनीक।
39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसे तकनीक कहा जाता है। अगला है नंबर 40, आंखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना यानी कि अक्षपटल। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अक्षपटल, जो रंगों को महसूस करवाता है, जिसकी सहायता से हम रंगों को देख सकते हैं। 41 है, कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीला रंग, ये प्रकाश इसमें अधिकतम होता है। नंबर 42 है, जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है, उस पद्धति को कहते हैं? तो मोम के साथ कलर होता है एनाकॉस्टिंग में। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एनाकॉस्टिंग है, इस तकनीक को कहते हैं जिसमें कलर के साथ वैक्स को मिलाया जाता है। 43 है, एक चित्र में क्षितिजी रेखा क्या दिखाती है? तो क्षितिजी रेखा जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो शांति को दिखाती है, पीस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शांति। क्वेश्चन नंबर 44 है 44, कला में प्रवाह का तात्पर्य है? तो कला जो होती है उसमें प्रवाह जो है मतलब कि कहीं एक जगह पर हमारी दृष्टि ना रुके, पूरे चित्र में हम समान रूप से अपनी आँखों को घुमा सकें, आबाद गति से देख सकें। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, चित्र के किसी भी संयोजन में आँखों का आबाद गति से विचरण, इसे प्रवाह कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो पोत का वर्गीकरण होता है मुख्यतः 3 भागों में। आंसर हो जाएगा 3, एक प्राप्त, एक अनुकृत, एक सृजित। इस तरह से 3 भागों में पोत यानी कि टेक्सचर को डिवाइड किया जाता है। 46 है, प्रमाण को अन्य रूप में जाना जाता है? तो प्रमाण जो होता है वो अनुपात होता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो संबद्धता और रेखांकन, दोनों चीज़ें, रेखांकन मतलब कि मेजरमेंट, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर रेखांकन होना चाहिए, बाकी थोड़ा सा डाउट है इसमें, आप देखिएगा बताइएगा। संबद्धता और रेखांकन दोनों ही हैं। प्रमाण भी है कि किसी चीज़ को हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें अनुपात को ध्यान रखते हैं। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित हुई? तो ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर है बिहार। नंबर 48 है, चित्र में काले सफ़ेद रंग को क्या कहते हैं? ये भी आपको पता होगा, इसे वर्णशून्यता कहा जाता है, काले सफ़ेद रंग को। नंबर 49 है, 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राइमरी कलर हैं 3 जो, वो है लाल, पीला और नीला। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, लाल, पीला, नीला। ये प्राथमिक रंग है जिनसे मिलकर फिर सेकेंडरी कलर बनते हैं। नंबर 50 है, पोत किसका गुण है? तो ये धरातल का यानी कि सरफेस का क्वालिटी है, कैरेक्टर है, टेक्सचर जो है वो कैरेक्टर है सरफेस का, यानी कि पोत धरातल का गुण है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 51 है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? तो ये आप सबको पता ही होगा, गुफा भित्तियों पर बनाए गए थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1। 52 है, भीमबेटका की गुफाएं, तो ये है मध्य प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन 4। अगला है पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो पंचमढ़ी के जो गुफा चित्र खोजे थे वो खोजे थे D.H. गार्डन ने। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पचमढ़ी है। आंसर हो जाएगा इसका पंचमढ़ी, ये महादेव पर्वत श्रृंखला में आता है। ऑप्शन हो जाएगा 1 इसका आंसर। 55 है, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय जो है वो है शिकार, हंटिंग, आखेट, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं?
तो ये सारे ही केंद्र होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़ ये सभी प्रागैतिहासिक हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। ऑल ऑफ दीज जो हैं वो प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए विभिन्न आकृतियाँ, क्योंकि विभिन्न आकृतियाँ जो ऑप्शन है इसमें सब कुछ आ जाता है। जानवरों की गतिविधि भी आ जाती है, अनुभूति की प्रभावशाली अभिव्यक्ति भी आ जाती है। तो विभिन्न आकृतियों में सब कुछ शामिल है। कम रेखाओं में उन्होंने विभिन्न आकृतियाँ बनाई थी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 57 का विभिन्न आकृतियाँ। 58 का है 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, V.S. वांकणकर जी ने खोजे इनको, और ये जो कि भोपाल के पास है मध्य प्रदेश में। अगला है 59, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो MP से जो रिवर निकलती है इसके पास वो है नर्मदा। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है। तो इनको खोजा था W.C. एडरसन ने। 1910 में सिंघनपुर के जो खोज हुई थी वो C.W. एडरसन, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का आरंभ किस काल में हुआ। तो मानव ने घर जो बनाए ये हुए नवपाषाण युग में। आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3, 61 का, मानव द्वारा घर बनाने की कला नवपाषाण युग से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ पर हुई। तो इसका आंसर है हड़प्पा, सबसे पहले खुदाई हुई थी। 63 है, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत में प्रयोग में लाई गई। इजी है ये भी, तांबा यानी कि कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। अगला है 64, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसमें हो जाएगा सभी हैं ये विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि इन्होंने आत्मसंतुष्टि और भावों को व्यक्त करने के लिए भी बनाया, सरल और प्रसन्न होकर प्रकृति को व्यक्त किया, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी भी बताया। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 4, उक्त सभी। 65 है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन ऑफ इन इंडिया इसको प्रकाशित किया था अपनी खोज में। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से G.R. हंटर होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन A, क्योंकि गार्डन और हंटर ये दोनों जाने जाते हैं पंचमढ़ी खोजों में। तो गार्डन ने की थी 1910 में, और उसके बाद 1948 में जो ये लिखा है वो आई थिंक G.R. हंटर होना चाहिए इसका आंसर। नंबर 66 है, घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं। तो विंध्य पर्वतमाला जहाँ पर आ गया, तो ये तो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर में पड़ता है विंध्य पर्वतमाला। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, घोड़मंगर की गुफाएं जो विंध्य पर्वतमाला में स्थित हैं वो मिर्ज़ापुर के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति है, वह किस पदार्थ से बनी है। तो ये नर्तकी की मूर्ति बनी है कांसे से, ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd आंसर, ब्रॉन्ज में बनी है यानी कि कांसे में। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूछ युक्त, सिर पर गोल अलंकार धारण किए तथा बाएं हाथ पर शॉल लिए एक आवक्ष प्रतिमा है। इसे किस रूप में जाना जाता है। तो ये जो है प्रतिमा, इसको पुजारी की यानी कि प्रीस्ट की प्रतिमा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुजारी। 69 है, वेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की। तो इसको खोजा था 69 में C.W. एडरसन ने।
आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, बेल्लारी की खोज 1892 में C.W. एडरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा? तो इसमें जो आंसर है, इसमें जो बुक में दिया हुआ है वो 1853 है। ये पहली बार वहाँ विजिट करने गए, लेकिन 72-73 में खोज की थी, 72-73 में खोज की थी। तो सबसे नियरेस्ट आंसर 70 हो रहा है उस हिसाब से। तो 70 का आंसर इसमें से देखिए, इसको डिलीट करता है कि आरपीएससी, क्योंकि जो आंसर है कि 1872-73 में इसकी खोज हुई थी। 1872-73 में वो ऑप्शन नहीं है। तो देखिए इसको आरपीएससी क्या मानता है। नंबर 71 है, हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा हायरोग्लिफिक। ऑप्शन 3 है, हायरोग्लिफिक जो होगी वो हड़प्पन लिपि को कहा जाता है, जिसे पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। ऑप्शन 71 का है नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। यह गुफा मंदिरों का समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है? देखिए ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, क्योंकि जलगांव और औरंगाबाद दोनों दे दिया है। जलगांव से ज़्यादा नियर है ये, लगभग 55 किलोमीटर, और औरंगाबाद से है लगभग 100 से 110। तो मेरे ख्याल से तो जब सबसे नियर तो जलगांव है, क्योंकि इसमें जब भी पढ़ते तो औरंगाबाद के पास है, कभी ये नहीं लिखा होता कि औरंगाबाद में है। औरंगाबाद से 110 किलोमीटर दूर है ऐसा कहा जाता है। तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका जलगांव, क्योंकि नियर तो ये जलगांव के हैं 55 किलोमीटर। अगला है नंबर 73, सतपुड़ा की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार घाटी जहाँ से बागोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप स्थित हैं? सीधी सी बात पूछी गई, कौन सी केव्स हैं यहाँ पर? तो बागोरा नदी के पास ये जो है अजंता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd आंसर, अजंता। 74 है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो ये भी इजी है, सुव्यवस्थित नगर योजना जो सबसे ज़्यादा फेमस है सिंधु घाटी की। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंधु घाटी की जो नगर योजना है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। 75 है, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ पर किस क्षेत्र में हैं? तो जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ क्षेत्र में ये है सरगुजा क्षेत्र में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगुजा में। अगला है, सीता बेंगरा गुफा किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो ये नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध रही। इसे विश्व की पहली नाट्यशाला का नाम दिया गया है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नाट्यशाला। क्वेश्चन 77 है, बाघ के गुफा मंदिर 3 यानी गुफा नंबर 3 को किस नाम से जानते हैं? तो बाघ की गुफा नंबर 3 हाथी खाना है इसका आंसर, हाथी खाना नाम से जानी जाती है। अगला है, बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 9 गुफा मंदिर हैं बाघ में। अगला है 79, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस नंबर की गुफा मंदिर में स्थित है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि नंबर 1 में है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा, ऑप्शन 1। अगला है, उत्कृष्ट कृति जिसे सामान्यतः मरती हुई राजकुमारी यानी कि मरणासन राजकुमारी नाम से जानते हैं, ये किस गुफा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर गुफा में है ये अजंता की। क्वेश्चन नंबर 81 है, चट्टानों को काटकर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी तट पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघिनी। बाघ गुफाएं जो हैं वो बाघिनी नदी के तट पर हैं। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाघिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 82 यानी कि 82 है, बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए? तो असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस दोनों ने बनाए हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को डिलीट भी कर देते हैं जहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं। तो सबसे सर्वमान्य तो नंदलाल बोस जी का है, ज़्यादा उनका फेमस है, हो सकता है एक क्वेश्चन ये डिलीट भी कर दें। अगला है, बाघिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है?
जिससे किनारे बाकी गुफाएं शोभायमान है। देखिए अभी पूछा गया था कि बाकी गुफाएं किस नदी पर हैं और उन्होंने आंसर खुद दे दिया है कि बाघी नदी के तट पर हैं। तो किसकी सहायक नदी है ये पूछा गया है। तो ये एमपी में बहती है और ये है नर्मदा की सहायक नदी। नंबर 3 इसका हो जाएगा आंसर। नंबर 84 है अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र हैं। तो आज भी चित्र है 1, 2, 9, 10, 16, 17। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, 1, 2, 9, 10, 16, 17 में अभी भी चित्र हैं। 85 है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा संख्या 2 में है। तो गुफा नंबर 2 में है महारानी माया का स्वप्न व विचार। ऑप्शन 4 इसका आंसर है। अजंता गुफा नंबर 2 में है महारानी माया का स्वप्न व विचार। नंबर 86 है बाघ गुफा मंदिरों के चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो अभी भी जो चित्र मौजूद हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। गुफा मंदिर नंबर 4 और 5 में अभी भी चित्र मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो बादामी की गुफाओं में शैव वैष्णव जैन तीनों ही धर्म के प्रमाण है। तो आज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। 88 है तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोट्टा में कौन सी गुफाएं हैं। तो यहाँ पर है सित्तनवासल की गुफाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सित्तनवासल तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 89 है चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में हैं। तो बादामी के जो मंदिर हैं वो कर्नाटक राज्य में है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1 कर्नाटक। नंबर 90 है 90 नंबर क्वेश्चन बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित हैं। तो बादामी में जो गुफाएं हैं वो 4 हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो एक ही पहाड़ी पर हैं ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। 4 गुफाएं हैं बादामी में जो एक ही पहाड़ी पर हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये चौथे नंबर की गुफा जो है वो चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 चौथी। क्वेश्चन नंबर 92 है पाल शैली की चित्रित पोथियाँ अधिकतर किस सतह पर चित्रित की गई। तो ये सब बनी है वो ताड़पत्र पर बनी है। अधिकतर पूछा गया है तो शुरुआत ताड़पत्र से हुई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93 है धीमान और वित्तपाल नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापक के रूप में किसने उल्लेखित किया है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लामा तारानाथ ने इन्हें पाल शैली के संस्थापक के रूप में माना है। क्वेश्चन नंबर 94 है सित्तनवासल की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहाँ चित्रित है। तो ये कमल सरोवर बोला जाता है जिसे वो छत पर बना हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका 1 छत। 95 है पूर्वी भारत में पाल शैली कौन सी शताब्दी में पल्लवित हुई। तो स्टार्टिंग जो हुई पाल शैली की वो 9वीं शताब्दी थी। यहाँ पर लिखा है पल्लवित हुई यानी कि स्टार्टिंग हुई तो 9वीं शताब्दी है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। 96 है पाल शैली के चित्र किस धर्म व दर्शन से हैं। तो पाल शैली का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 1 जैन धर्म से संबंधित है पाल शैली का धर्म व दर्शन उनके चित्र जैनिज्म से। क्वेश्चन नंबर 97 है जैन मुनियों का सर्वप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र जो 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के मध्य चित्रित हुआ किस धरातल पर चित्रित है। तो ये जो बना कल्पसूत्र ये बना था ताड़पत्र पर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये ताड़पत्र पर चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 98 है पूर्वी भारत के किन राज्यों में पाल शैली के चित्र पाए गए। तो ये पाए गए बिहार बंगाल उड़ीसा असम और नेपाल में। आंसर हो जाएगा इसका 98 का ऑप्शन 1। अगला है 99 पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया। तो अपभ्रंश शैली जो नाम दिया था वो दिया था राय कृष्णदास ने।
यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि इसको जैन शैली, पश्चिमी भारत की शैली अलग अलग नाम दिए गए थे, फिर राय कृष्णदास जी ने इसको अपभ्रंश शैली नाम दिया था। अगला है, अनेक विद्वानों ने अपभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया, जो अभी मैंने बताया। तो इसमें अपभ्रंश शैली कौन कौन सी शैली मतलब बोला गया है? तो अपभ्रंश शैली के जो अलग अलग नाम दिए हैं वह पाल शैली, पश्चिम भारत शैली, गुजरात शैली, जैन शैली। देखिए अभी पूछा भी गया था ऊपर कि जो पाल शैली है उसमें कौन से धर्म का है, और यहाँ पर उन्होंने दिया भी है ये आंसर। इसका संबंध जो है पाल शैली का, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 पाल शैली, पश्चिम भारतीय शैली, गुजरात शैली, जैन शैली। 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 101 है, अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र हैं? तो इसका आंसर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन वसंत विलास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर नायक नायिका शब्द आ गया है तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, वसंत विलास। नंबर 102 है, रति रहस्य चित्रित ग्रंथ के चित्र किस विषय पर हैं? तो रति रहस्य जो है उसका संबंध है कामशास्त्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कामशास्त्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? यहाँ ताड़पत्र पर लिखा है, और श्रावक प्रतिगमन सूत्र चूर्णी जो है वो मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम प्राप्त ग्रंथ कहा गया है, तो थोड़ा सा इसमें मुझे संदेह है। लेकिन मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है वो श्रावक प्रतिगमन सूत्र चूर्णी है, तो शायद ये भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है 104 नंबर, कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तर ध्यान सूत्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये है अहमदाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अहमदाबाद में है उत्तर ध्यान सूत्र, ये कागज पर चित्रित है। अगला है, कल्प सूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है? तो ये है सेठ आनंद जी कल्याण जी। ऑप्शन 3 है आंसर क्वेश्चन नंबर 105 का, सेठ आनंद जी कल्याण जी। प्रश्न 106 है, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया? तो मुगल शैली में पोर्ट्रेट यानी कि ज़्यादा बनाए गए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, मुगल शैली में पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र ज़्यादा बनाए गए। क्वेश्चन 107 है, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई। तो कई सारे इस पर प्रतिबंध थे, इसलिए इसको दरबारी कला बोला गया। आंसर है इसका ऑप्शन 1, मुगल कला जो है वो दरबारी कला बन गई थी धार्मिक प्रतिबंध के कारण। क्वेश्चन नंबर 108 है, मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? तो मुगल शैली जो है वो फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रित रूप था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रित रूप था, वो मुगल शैली के रूप में आया सामने। क्वेश्चन 109 है, भारतीय, हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को किस तरह से किस भूमि पर विकसित किया? पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया? तो ये जो मुगल शैली बनी थी भारतीय और विदेशी मुस्लिम की, ये भारतीय भूमि पर इस पर काम हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारतीय भूमि। क्वेश्चन नंबर 110 है, मुगल शैली में अभाव है। तो देखिए दरबारी दृश्य, जानवरों के भी हैं, युद्ध भी हैं थोड़े, लेकिन नारी छवि कम है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग थे ये। तो आंसर इसका होना चाहिए 3, नारी छवि का अभाव है मुगल शैली में। क्वेश्चन नंबर 111 है, अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्र श्रृंखला जो 28 गुना 22 इंच के कागज पर बनाई गई। तो ये है दास्तान अमीर हमज़ा, जो हुमायूं के समय में इसका चित्रण कार्य प्रारंभ हुआ था और अकबर के समय में पूर्ण हुआ था। तो दास्तान अमीर हमज़ा इसका आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 112 है, अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन थे?
तो अकबर के शासनकाल के चित्रकार थे ऑप्शन एक मीर सैयद अली, दसवन, बसावन, मुकुंद, जमाल आदि। ये थे अकबर काल के चित्रकार। 113 नंबर है, किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों को महत्व मिला, यानी कि पोर्ट्रेट छवि। तो ये अधिक चित्रित हुए थे अकबर के समय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अकबर के समय में पोर्ट्रेट ज़्यादा बने। 114 नंबर है, किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था। तो 114 का आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का काल था वो मुगल कला का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछा गया है। तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग था वो था शाहजहां का काल। उन्होंने बहुत स्थापत्य में रुचि दिखाई और ताजमहल भी इन्हीं के काल में बना। तो 115 का आंसर हो जाएगा शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग था। प्रश्न 116 है, राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा। तो ये रखा था आनंद कुमार स्वामी जी ने, अपनी ने जो किताब लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स, उसमें इन्होंने विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, दक्षिण शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। तो इसका मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए इंडियन म्यूजियम कोलकाता। दक्षिण शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र सबसे ज़्यादा आई थिंक कहीं मैंने पढ़ा है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। फिर भी इसको आंसर को देखते हैं कि आरपीएससी इसका आंसर क्या देता है। मेरे हिसाब से एक होना चाहिए इसका आंसर। 118 है, दक्षिण शैली के चित्रों को किन सल्तनत ने विशेष रूप से संबद्ध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, आदिल शाह जो बीजापुर के थे, निजाम शाह जो अहमदनगर के थे और कुतुब शाह जो गोलकुंडा के थे। इनका सल्तनत काल था जो दक्षिण शैली का। अगला है 119, दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई जिनमें दूरी व पास का अभाव है। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट करिएगा कि कहाँ पर ऐसा हुआ है जिसमें दूरी और पास का अभाव है चित्रों में। प्रश्न है 120 नंबर का, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है। तो शाहपुरा का जो संबंध है वो फड़ चित्रकारी से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फड़ चित्रकारी। अगला है, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नागरीदास। अगला है नंबर 122, क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किया गया तो कौन कौन सी उसमें शैलियाँ हैं। तो इसमें है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 123 है, मेवाड़ के प्रारंभिक व सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं। तो इसका आंसर गीत गोविंद होना चाहिए, सर्व प्राचीन। 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गीत गोविंद। अगला है, मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो ये नाथद्वारा का जो सबसे बड़ा योगदान है वो पिछवाई चित्रण है। पिछवाई जो पोर्ट्रेट बनाए हैं, पेंटिंग बनाई है, पिछवाई चित्रण, वो मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, आराइश तकनीक जिसे आला गीला बोला जाता है, इसके चित्र, भित्ति चित्र जो वास्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जयपुर। अगला है 126, पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई। तो पंजाब और हिमालय में विकसित हुई पहाड़ी शैली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 2। 127 है, किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरीदास के नाम से जाना जाता है। तो बनी ठनी जिनके समय में बनी थी। आंसर हो जाएगा सावंत सिंह, ऑप्शन 2। अगला है, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है। तो 128 का आंसर है ढोला मारू। अगला है 129, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है। तो बूंदी महल की रंगशाला जो प्रसिद्ध है उसका कारण है भित्ति चित्रों के लिए।
ऑप्शन 2 है इसका आंसर। भित्ति चित्रण के लिए बूंदी महल की रंगशाला प्रसिद्ध है। प्रश्न है 130 नंबर का, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो सर्वप्राचीन धातु की जो मूर्ति बनाई गई वो है नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता की। आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3। नंबर 131 है, सारनाथ काशी स्तंभ किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? तो इसका संबंध है अशोक से। 132 है, पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो पहाड़ी चित्रशैली है वो है कांगड़ा की। ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा इसका। 133 है, पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। तो वैष्णववाद जहाँ लिखा है मतलब कि विष्णु या कृष्ण, तो इसका आंसर होना चाहिए महाभारत, क्योंकि अगर वैष्णववाद नहीं होता तो प्रिय वस्तु नायक नायिका भेद हो जाता, लेकिन यहाँ पर वैष्णववाद है तो उस हिसाब से आंसर महाभारत होना चाहिए। 134 नंबर है, 1952 में W.G. आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला की विविध शैलियों को शोधपूर्ण व विश्लेषणात्मक अध्ययन में अपनी किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। ये 1952 में W.G. आर्चर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 135 है, सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? तो सांची स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म है इसका संबंध। आंसर हो जाएगा 2। भरूच स्तूप का अन्वेषण किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है इसका आंसर। 136 का भरूच स्तूप है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन्हें खोजा था। अगला है 137, गांधार मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर यानी कि पत्थर यूज किया गया? तो ये है काला स्लेट पत्थर। 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, काला स्लेट पत्थर है गांधार मूर्ति कला में यूज हुआ है। 138 है, एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? मुख्य रूप से बने हुए हैं यहाँ पर शिव भगवान। 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 139 है, एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर हैं? एलिफेंटा की गुफाएं हैं धारापुरी में, इस द्वीप का नाम है धारापुरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 140 है, मूर्तियों पर असाधारण चमक यानी कि ओप किसकी विशेषता थी? तो ये जो ओप यानी कि चमक है ये मौर्य काल की विशेषता थी। आंसर हो जाएगा 140 का 3, मौर्य काल। अगला है नंबर 141, सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा किस काल की है? तो आदमकद ताम्र प्रतिमा जो है वो गुप्त काल की है। आंसर हो जाएगा 3। अगला है, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कृपाल सिंह शेखावत जी का नाम इसमें प्रसिद्ध है। और मैंने पूरा इनका ऊपर प्रश्नोत्तर का पूरा वीडियो बनाया है डिटेल में, जो आपके आगे अगर नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी वो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। समकालीन कलाकारों पर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। 143 है, मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण जो हुआ वो किस पत्थर पर हुआ है? तो मथुरा शैली का जो संबंध है वो लाल बलुआ पत्थर से है। मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। 144 है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे है? तो अमरावती का स्तूप जो है वो है कृष्णा नदी के किनारे। आंसर है इसका ऑप्शन 1, कृष्णा नदी के किनारे है अमरावती का स्तूप। 145 है, उत्तरी भारतीय कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष या स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, या स्वर्ण युग किस कला को कहा गया है? तो हमने पढ़ा ही है कि गुप्त काल जो होता है उसे भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका। 145 क्वेश्चन का आंसर है 2 नंबर, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 146 है, गोवर्धन लाल बाबा जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कांकरोली उदयपुर में। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा, कांकरोली उदयपुर में बाबा का जन्म हुआ था, गोवर्धन लाल जोशी बाबा का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भैंसों के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो
इसका है परमानंद चोयल। इन सब पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। अगला है चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब दिया गया? तो पद्मश्री इन्हें मिला था 1974 में। 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1974 में कृपाल सिंह शेखावत जी को पद्मश्री मिला था। 149 है कृपाल सिंह शेखावत की ब्लू पॉटरी के पिता ने, जिन्हें कहा जाता है कि 1960 के दशक में अपने निवास स्थान पर एक संस्था प्रारंभ की। उसका नाम क्या था? तो इस संस्था का नाम था कृपाल कुंभ। ऑप्शन 2 है इसका आंसर। नंबर 150 है किस चित्रकार को भीलों का चेतेरा उपनाम से जानते हैं? तो ये है गोवर्धन लाल बाबा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये थे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का फर्स्ट पेपर के 150 क्वेश्चन। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि जहाँ पर मेरा डाउट है मैंने आपको बताया है। और कुछ क्वेश्चन में आरपीएससी कभी भी गलत भी कर देता है, फिर उसको बाद में वो डिलीट भी करता है। और आगे आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। गुड लक, जय हिंद।